बायोलॉजी में जब भी हम जेनेटिक्स का बात करते हैं तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स वो समझ नहीं पाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो टीचर से वो पढ़ते हैं जेनेटिक्स वो उन्हें समझा नहीं पाते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम लोग जेनेटिक्स को बहुत ही ग्रेट डिटेल में समझेंगे, ताकि आप कोई भी तरह का एमसीक्यू को सॉल्व कर पाए। मेरा ये पूरा मॉड्यूल लगभग 4 से 6 घंटे का बीच का होगा, तो हम लोग इसे डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। देखिए, बाकी के टीचर जो भी आपको जेनेटिक्स पढ़ाते हैं वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं दिया गया है। इसीलिए आपको जेनेटिक्स समझ में नहीं आता है। जेनेटिक्स को समझने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आप जेनेटिक्स प्रॉपर को समझ पाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे सीधे के तौर पे, या फिर कोई भी बुक सीधे तौर पे पढ़ने जाएंगे, जो कि जिस तरह से टीचर आपको पढ़ाते हैं बाकी के टीचर, तो आप जेनेटिक्स को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जेनेटिक्स समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। जैसे कि एक हो गया पोलिनेशन। पोलिनेशन के बारे में बिना जाने पोलिनेशन किस तरह से होता है आप जेनेटिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। आप बिना जीन को समझे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को समझ ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, अपना बेसिक्स को बनाएंगे, और बाद में आप जाके देखेंगे कि जेनेटिक आपको कितने आसानी से समझ में आता है, और आप जेनेटिक्स से सारे क्वेश्चंस को किस तरह से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। आपके मन में या फिर साइंटिस्ट के मन में भी हमेशा से ये इच्छा रहा था जानने के लिए कि जो जब भी हम किसी आम का बीज को रोपते हैं, मैंगो सीड को रोपते हैं, तो वो मैंगो बन के ही उसका पेड़ क्यों निकलता है, या फिर जो एलिफेंट है वो उसका जब बच्चा होता है तो वो एलिफेंट ही क्यों होता है। एलिफेंट का बच्चा गाय का बच्चा क्यों नहीं होता है। एलिफेंट जब बच्चा देता है तो उसका बच्चा गाय का बच्चा क्यों नहीं होता है। गाय का बच्चा एलिफेंट का बच्चा क्यों नहीं होता है। क्यों एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट का ही बच्चा होता है। ऐसा कौन सा जीन है, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसका ट्रांसफर होने से जो एलिफेंट का जो गैमेट बनता है उसमें किस तरह से जीन का ट्रांसफर होता है, और किस तरह से वो गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट मिलकर एलिफेंट का जो बच्चा होता है वो एलिफेंट ही होता है। इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग बड़े ही डिटेल में समझते हैं। उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स प्रॉपर पढ़ने जाएंगे। तो मेरा ये मॉड्यूल केवल फोकस करेगा उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो हमें जेनेटिक्स समझने में आगे मदद करेगा। तो देखिए, मैं कह रहा था कि क्यों एलिफेंट का जब भी एलिफेंट का जो बच्चा होता है, उसका जो बेबी होता है, यो क्यों एलिफेंट ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलिफेंट के पास में जो कैरेक्टर्स है, जैसे एलिफेंट को आप देखे होंगे तो उसका 2 बड़ा बड़ा कान होता है, उसका ट्रंक होता है, उसका जो हॉर्न रहता है वो होता है, उसका बड़े बड़े 4 4 लेग ये मैमल है। तो इस तरह से जो भी कैरेक्टर्स है एलिफेंट का जो भी कैरेक्टर है एलिफेंट का, वो उसके बच्चे में क्या होता है, वो उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है। या फिर एलिफेंट से उसके बच्चे में पास हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिससे कि कैरेक्टर और ट्रांसमिट हो रहा है उसके मदर एलिफेंट से उसके बच्चे एलिफेंट में, मदर और फादर एलिफेंट से उसके बच्चे एलिफेंट में, जो ये कैरेक्टर जो ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक डेफिनेशन बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं। हेरिडिटरी हेरिडिटी हम लोग किसे कहते हैं। हेरिडिटी हम लोग उसे ही कहते हैं, ये ट्रांसमिशन और पैसेज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये जो बच्चा है एलिफेंट का, ये एलिफेंट का ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब उसका जो बच्चा है, और ये जो एलिफेंट है ये पेरेंट एलिफेंट का, फादर और मदर। तो फादर और मदर से जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है या फिर पास हो रहा है, उसी उसी चीज को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और फिर इनहेरिटेंस क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो कैरेक्टर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो कैरेक्टर जो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, इस कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होने का प्रोसेस को
प्रोसेस को ही हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आप यहाँ पे दो डेफिनेशन आप यहाँ पे सीख रहे हैं, एक होता है हेरिडिटी और एक होता है इनहेरिटेंस। तो दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो चीज है जिससे कि कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, द ट्रांसमिशन और पैसेज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये हेरिडिटी है। लेकिन जिस प्रोसेस से ये ट्रांसमिट होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिस प्रोसेस से ट्रांसमिट होता है तो वो प्रोसेस का नाम क्या है, तो वो प्रोसेस का नाम इनहेरिटेंस है। आप समझ रहे होंगे दोनों का डिफिनेशन का डिफरेंस। तो जब भी हम प्रोसेस का बात करते हैं, जिस प्रोसेस से कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कह रहे हैं। और हेरिडिटी क्या है? जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो हेरिडिटी है। जिस प्रोसेस से ट्रांसमिट हो रहा है उस प्रोसेस का नाम इनहेरिटेंस है। तो अभी तक मैं ट्रांसमिट हो रहा है बोल रहा हूँ। ऐसा क्या चीज है जिसमें कैरेक्टर छुप के ट्रांसमिट हो रहा है, जिसमें छुप के इनहेरिटेट हो रहा है पेरेंट से चाइल्ड में? तो ऐसा कौन सा चीज है जिसमें कैरेक्टर छुपा हुआ है? तो वो है जीन। जी हाँ, जीन। जीन में ये सारा कैरेक्टर छुपा हुआ है और जीन से ये कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे दो चीज को सीख रहे हैं, एक है इनहेरिटेंस और एक है हेरिडिटी। और ट्रांसमिट होने के बाद में ये एलिफेंट, जो बेबी एलिफेंट है, इसके पास जो कैरेक्टर होगा वो भी उसके पेरेंट के जैसा ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? कुछ डिफरेंस होगा। पूरा एग्जैक्टली वो अपना पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा, कुछ उसमें डिफरेंस हो सकता है। और उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन। उसी डिफरेंस को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। जो डिफरेंस, जब भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो ऑफस्प्रिंग, वो बच्चा अपने पेरेंट का जैसा भी हो सकता है एग्जैक्टली, या फिर कुछ उससे कुछ हल्का सा डिफरेंस, हल्का सा वेरिएंट हो सकता है उसका। तो उसी चीज को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो ये है आपका इनहेरिटेंस, ये है आपका हेरिडिटी और ये है आपका वेरिएशन। ये तीनों डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए। प्रोसेस को, जीन ट्रांसफर का प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं और जो ट्रांसमिट हो रहा है वो हेरिडिटी है। और जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो अपना पेरेंट से कुछ डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो डिफरेंस को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये बात आपको याद रखना है। विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये पहला चीज हमने अभी तक हमने कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। अभी तक हमने सिर्फ हेरिडिटी का डेफिनेशन, वेरिएशन का डेफिनेशन और इनहेरिटेंस का डेफिनेशन और डिफरेंस को अभी तक हमने समझा है। अब हम लोग जेनेटिक्स से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिससे जेनेटिक्स का आगे का क्लास आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा जेनेटिक्स अच्छे से। और पहले वो बेसिक फाउंडेशन को हम बनाने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद अगर हम जेनेटिक्स को पढ़ने जाएंगे तो आपको जेनेटिक्स बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं जेनेटिक्स समझने से पहले, वो है, अगर मैं आपके बॉडी से एक सेल निकाल कर लेकर आता हूँ, चाहे वो स्किन सेल हो, लिवर से निकाल के लेके आओ, हार्ट से निकाल के लेके आओ, किडनी से, कहीं से भी, कोई भी बॉडी का मैं अगर आपका बॉडी का एक सेल निकाल के लेके आऊंगा, तो आपको पता होगा उस सेल के अंदर क्या होगा। उस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब सेल ऑर्गेनल्स होंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, वो है न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस होंगे, आपको ये बात पता है। आपका सेल का बात हो रहा है यहाँ पे। और उस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर, आपके ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं?
तो आपको पता होगा ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। 46, जिसको हम लोग 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है, वो सभी सेल के अंदर रहते हैं। सभी सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ये बात आपको जानना है। सभी सेल, आपका बॉडी का कोई भी सेल हो, उसका अगर उस सेल का अगर न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। और ये 46 क्रोमोसोम्स जो भी रहेंगे, उसमें से 23 क्रोमोसोम्स जो रहेंगे, वो आपका फादर से आया हुआ रहेगा, और 23 क्रोमोसोम्स जो रहेगा, वो आपका मदर से आया हुआ रहेगा। ये बात को आपको समझना है कि इस 46 क्रोमोसोम्स में से जो 23 क्रोमोसोम्स रहेगा, वो 23 क्रोमोसोम्स आपका पैटर्नल क्रोमोसोम्स रहेगा। पैटर्नल मतलब कि आपका फादर से आया हुआ क्रोमोसोम्स रहेगा, और बाकी के जो 23 क्रोमोसोम्स रहेगा, वो आपका मैटरनल क्रोमोसोम्स रहेगा, मतलब कि वो आपका मदर से आया हुआ क्रोमोसोम्स रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपके न्यूक्लियस के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स है, उसमें से 23 क्रोमोसोम्स आपका फादर से आया हुआ है, और 23 क्रोमोसोम्स आपका मदर से आया हुआ है, और टोटल मिलाकर जो क्रोमोसोम्स है, वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। यहाँ तक बात समझने के बाद हम देखते हैं हर क्रोमोसोम्स को हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे P से पैटर्नल क्रोमोसोम्स को बनाऊंगा, और यहाँ पे M से मैटरनल क्रोमोसोम्स को बनाऊंगा। तो आपको पता है पैटर्नल साइड से 23 क्रोमोसोम्स आया हुआ है, और हर क्रोमोसोम्स का नंबरिंग किया गया है। जैसे कि ये क्रोमोसोम्स जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द पैटर्नल साइड। उसी तरह से मैटरनल साइड में जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द मैटरनल साइड है। क्रोमोसोम का नंबरिंग किया गया है। साइंटिस्ट ने हर क्रोमोसोम को नंबरिंग करके उसे क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4 और क्रोमोसोम 23 तक हर साइंटिस्ट ने उस क्रोमोसोम का नंबरिंग किया हुआ है। तो ये जो पहला मैं बनाया, ये क्रोमोसोम 1 पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम 1 है, और ये इधर जो मैं बनाया, ये मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 है। उसी तरह से क्रोमोसोम 2 को मैं बनाऊंगा, तो ये पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 2 है, और ये मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 2 है। उसी तरह से मैं अगर क्रोमोसोम नंबर 3 को बनाऊंगा, तो ये पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 3 है, और ये मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 3 है। उसी तरह से हर क्रोमोसोम अलग अलग रहेगा। क्रोमोसोम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से क्रोमोसोम नंबर 22 तक उसी तरह से रहेगा। क्रोमोसोम नंबर 22 तक उसी तरह से रहेगा, और हर क्रोमोसोम अलग अलग रहेगा। और पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 और मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1, ये नंबरिंग किया गया है। पैटर्नल साइड का 1 है और मैटरनल साइड का 1 है। पैटर्नल साइड का 2 और मैटरनल साइड का 2। इस तरह से साइंटिस्ट ने पैटर्नल क्रोमोसोम का भी नंबरिंग कर दिया है और मैटरनल क्रोमोसोम का भी नंबरिंग कर दिया है, क्योंकि इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है। हम लोग आगे समझेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, और वो डीएनए यूनिक रहता है। एक क्रोमोसोम में जिस तरह का डीएनए रहेगा, दूसरा क्रोमोसोम में उसी तरह का डीएनए नहीं रहेगा, वो यूनिक रहेगा। उसी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने नंबरिंग कर दिया, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 22 तक उसी तरह से साइंटिस्ट ने नंबरिंग कर दिया। तो इस तरह से क्रोमोसोम 1 से लेकर क्रोमोसोम 22 का पैटर्नल साइड का और मैटरनल साइड का नंबरिंग किया गया है। और जब हम 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो अगर आप फीमेल है, तो पैटर्नल साइड से आने वाला 23rd क्रोमोसोम आपका क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम होगा। और मैटरनल साइड से आने वाला भी 23rd क्रोमोसोम क्या होगा? आपका एक्स क्रोमोसोम होगा। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर आप फीमेल है, तो आपका जो आपका क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? 22 आपका पैटर्नल साइड से आया है, और 22 क्रोमोसोम आपका मैटरनल साइड से आया है, और आपका जो पैटर्नल साइड से जो सेक्स क्रोमोसोम आया है वो एक्स है, और जो मैटरनल साइड से और पैटर्नल साइड से जो सेक्स क्रोमोसोम जो आया है वो आपका एक्स है। तो इस तरह से
1 से लेकर 22 तक पैटर्नल साइड का और 1 से लेकर 22 तक मैटरनल साइड का ये जो क्रोमोसोम्स है इसे हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो ये 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम्स है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही सेक्स क्रोमोसोम आपका सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। अगर आप फीमेल है तो 23rd नंबर वाला क्रोमोसोम जो पैटर्नल साइड से आया है वो एक्स होगा, और अगर आप मेल है तो 23rd नंबर वाला क्रोमोसोम जो पैटर्नल जो फादर से आया है वो क्या होगा, वो वाई होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्रोमोसोम का अरेंजमेंट रहता है। तो मैं इतना चीज क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए बहुत ही इजी है। पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर जो 1 है वो मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस क्रोमोसोम है। बहुत ही इजी है। पैटर्नल साइड का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब वो पेयर है। पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस क्रोमोसोम है। उसी तरह से पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 2 मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 2 का होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो आप समझ रहे हैं क्रोमोसोम का नंबरिंग क्यों किया गया है। इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम को डिफाइन करने के लिए क्रोमोसोम्स का नंबरिंग किया गया है। पैटर्नल साइड से आने वाला 2 नंबर वाला क्रोमोसोम और मैटरनल साइड से आने वाला 2 नंबर वाला क्रोमोसोम वो क्या है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर आपसे कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 2 और मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 5 क्या होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो नहीं, ये होमोलोगस नहीं, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अभी आप होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम हमें उसे ही कहेंगे जिसका नंबर एक ही होगा, जैसे पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 7, मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 7, ये एक दूसरे का क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि उसका अगर नंबर एक ही है तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर नंबर दूसरा है तो क्या है, वो एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ऑटोसोम्स क्या है, 44 आपका ऑटोसोम्स रहता है, 22 मैटरनल साइड का ऑटोसोम्स, 22 पैटर्नल साइड का ऑटोसोम, टोटल आपका 44 ऑटोसोम्स रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोसोम्स रहता है, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो आपका 2 रहते हैं। तो कुल मिला के आपका 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये बात को आपने समझा है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आपको आगे जेनेटिक्स समझने में बहुत ही ये हेल्प करने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग आगे समझते हैं, दूसरे चीजों को समझते हैं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अभी हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक क्रोमोसोम्स को बनाता हूँ, कोई भी क्रोमोसोम्स को मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ। यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, और अगर ये पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 7 है और ये भी मैटरनल साइड का, ये पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 7 है और मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 7 है, दोनों का नंबर एक ही है, तो आप बताइए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। जी हाँ, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि पैटर्नल साइड से आने वाला और मैटरनल साइड से आने वाला क्रोमोसोम का नंबर क्या है, दोनों एक ही नंबर है। और आपको पता होना चाहिए कि इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहते हैं, इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहते हैं, डीएनए रहते हैं। इस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहते हैं। आपका फादर से आया हुआ क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए रहेगा, और आपका मैटरनल साइड से आया हुआ क्रोमोसोम्स के अंदर भी क्या रहेगा, डीएनए रहेंगे। तो चलिए इस डीएनए को बाहर निकाल के हम लोग समझते हैं। तो इस डीएनए को जब भी हम लोग बाहर निकालेंगे इस तरह से, ये पैटर्नल साइड का डीएनए है और ये मैटरनल साइड का डीएनए है। तो डीएनए का कुछ ऐसा एक पार्ट रहता है, डीएनए का अलग अलग जगह पे कुछ ऐसा एक पार्ट रहता है। डीएनए का कुछ अलग अलग पॉइंट्स रहता है। उस डीएनए में ऐसा प्लेस रहता है
जिसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर कहते हैं। मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था, लेकिन अब हम लोग इसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन। तो ये जीन जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, ये जीन क्या है? ये जीन डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। इस जीन का काम क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये जो जीन है ये डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। तो मैं आपको बता रहा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहता है। ये जैसे आपका ये क्रोमोसोम्स हो गया, तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहता है और डीएनए में बहुत ही छोटा छोटा डीएनए का पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मैं यहाँ पे येलो कलर से बनाऊंगा तो ये डीएनए में बहुत ही छोटा छोटा इस तरह से पार्ट्स रहेगा। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इस चीज को हम लोग जीन कहेंगे। तो आपको क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा, और 2-3 कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। तो हम लोग जीन के बारे में समझ रहे थे। हमने सबसे पहले ये समझा कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं और हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में समझा था। हमने यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एग्जाम्पल लिया हुआ है और मैंने आपको बताया कि इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सभी क्रोमोसोम्स में क्या रहते हैं? डीएनए रहते हैं और इस डीएनए का एक छोटा सा पीस को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। तो ये जीन क्या है? जीन एक बस पीस ऑफ डीएनए है। ये जीन एक पीस ऑफ डीएनए है। पीस ऑफ डीएनए को हम लोग जीन कहते हैं। इस पीस ऑफ डीएनए ऐसा क्या काम करता है जिसे हम लोग जीन कहते हैं? तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा और इसे डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये पीस ऑफ डीएनए को हम लोग इस पीस ऑफ डीएनए को हम लोग जीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे ये डीएनए को बनाता हूँ और यहाँ पे वो पीस है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो ये डीएनए का जो सीक्वेंस रहेगा यहाँ पे जिसे हम लोग जीन कहेंगे वो बहुत ही स्पेशल रहेगा। स्पेशल वो किस कारण से रहेगा? क्योंकि यहाँ का जो डीएनए का जो सीक्वेंस रहेगा जिसे हम लोग जीन कह रहे हैं, ये डीएनए जाके क्या करेगा? ये आरएनए को बनाएगा और ये आरएनए जाके क्या करेगा? ये आरएनए जाके प्रोटीन को बनाएगा और ये प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रोटीन को बना रहा है और ये प्रोटीन क्या हो सकता है? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है, ये फंक्शनल प्रोटीन हो सकता है, जैसे कि ब्लड में आपको पता होगा कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, बहुत तरह का प्रोटीन रहता है। तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बनने का प्रोसेस है वो कहाँ से बन के आ रहा है? वो जीन से बनकर आ रहा है। हर एक इंडिविजुअल में, हर एक अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह का जीन रहता है, इसीलिए अलग अलग तरह के स्पीसीज में अलग अलग तरह का प्रोटीन रहता है और प्रोटीन बन के ही एक सेल को बनाता है, एक पूरा इंडिविजुअल को बनाता है। तो उसका इंफॉर्मेशन, वो प्रोटीन, अलग तरह का प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन कहाँ छुपा हुआ है? तो वो जीन में छुपा हुआ है। जीन कहाँ पे है? तो वो जीन डीएनए पे है। उस डीएनए का एक छोटा सा पीस जो स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, उस स्पेशल जगह को हम लोग जीन कह रहे हैं क्योंकि वो ही जीन में इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है प्रोटीन बनाने के लिए। पहले वो जीन मतलब कि वो डीएनए आरएनए को बनाएगा और वो आरएनए जाके प्रोटीन को बनाएगा। इसीलिए वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए बहुत स्पेशल है, इसीलिए हम उसे जीन कह रहे हैं, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। तो ये सब जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब स्पेशल जगह है डीएनए पे जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं। ये पैटर्नल साइड का डीएनए है, तो ये मैटरनल साइड का डीएनए है और एक डीएनए में बहुत ही ऐसा स्पेशल जगह होता है, ऐसा एक स्पेशल जगह नहीं होता है जिसे हम लोग जीन कहते हैं। एक क्रोमोसोम में ऐसा स्पेशल बहुत ही पीस रहता है डीएनए का जिसे हम लोग जीन कहेंगे। तो पैटर्नल क्रोमोसोम में भी वो जीन रहेगा और मैटरनल क्रोमोसोम में भी जीन रहेगा।
यहाँ पे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर 7, आप किसी भी क्रोमोसोम को ले लेंगे, अगर दोनों एक ही नंबर का है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो भी यहाँ पे आप जीन देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे ये जीन आप जो पैटर्नल साइड का ये जीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इस साइड का जो मैटरनल साइड का आप जो जीन देख रहे हैं, वो एक ही तरह का प्रोटीन को बना रहा है। आपको समझना है कि वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का जो जीन है वो एक ही तरह का प्रोटीन को बना रहा है, वो एक ही तरह का फैक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। एक ही तरह का फैक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, एक ही तरह का प्रोटीन को बना रहा है। इसीलिए ये दोनों जीन को हम लोग मिला के जीन पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दोनों जीन को हम लोग मिला के क्या कहेंगे? जीन पेयर कहेंगे। जीन पेयर मैटरनल और पैटर्नल साइड का होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जैसा एक ही फैक्टर को गवर्न कर रहा है, एक ही प्रोटीन को बनाने को गवर्न कर रहा है, तो इसे हम लोग जीन पेयर कहेंगे। और ये जीन पेयर को ही क्या कहते हैं हम लोग? ये जीन पेयर को ही हम लोग एलील्स कहते हैं। एलील्स, ALLELES, एलील्स कहते हैं। तो एलील्स क्या होता है अभी आपको समझ में आया होगा। एलील्स कुछ नहीं है, जीन पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। और एलील्स कहाँ रहता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम पे रहता है, ना कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, क्योंकि वो एक ही तरह का जीन है और पैटर्नल साइड से आने वाला एक जीन और मैटरनल साइड से आने वाला दूसरा जीन, होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन है वही जीन को क्या कहते हैं? जीन, दोनों जीन को हम लोग जीन पेयर कहते हैं। और जीन पेयर ही क्या है? एलील्स है। तो एलील्स क्या है अभी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसका आंसर क्या होगा? हम यहाँ पे देख रहे हैं एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम पे रहता है। दोनों जीन को हम लोग मिला के जीन पेयर कहते हैं और वही जीन पेयर क्या है? जीन पेयर एलील्स है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट से आपको मैं ये सब बात समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये लखनऊ है। मान लीजिए ये पूरा एरिया क्या है? ये पूरा एरिया लखनऊ है और पूरा एरिया जो है ये लखनऊ है। पूरा एरिया है तो ये लखनऊ है और इस लखनऊ में एक रोड है, उस रोड को हम लोग गांधी रोड कहते हैं। उस रोड को हम लोग गांधी रोड कहते हैं। इस रोड को हम लोग क्या कहते हैं? गांधी रोड कहते हैं। तो पूरा एरिया जो लखनऊ है, लखनऊ को आप होमोलोगस क्रोमोसोम मान के चलिए। क्या मान के चलेंगे? पूरा एरिया को ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये जो गांधी रोड है, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा? पैटर्नल कॉपी भी रहेगा। तो पैटर्नल कॉपी को मैं इधर बनाता हूँ और मैटरनल कॉपी को भी इधर में बनाता हूँ। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है तो मैं एक साइड मुझे पैटर्नल कॉपी को बनाना पड़ेगा और दूसरा साइड मुझे मैटरनल कॉपी को बनाना पड़ेगा। और पैटर्नल साइड का इधर का एक जीन है, मैटरनल साइड का भी इधर का एक जीन है, इधर का एक जीन है, इधर का एक जीन है। उसी तरह से पैटर्नल साइड भी बहुत सारा जीन है और मैटरनल साइड भी बहुत सारा जीन है। और ये सभी जीन, ये जो पैटर्नल साइड का एक जीन है वो मैटरनल साइड का दूसरे जीन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। उसी तरह से पैटर्नल साइड का जो दूसरा जीन है वो मैटरनल साइड का दूसरा जीन से थोड़ा मिलता जुलता है। उसी तरह से पैटर्नल साइड का जो तीसरा जीन है वो मैटरनल साइड का तीसरा जीन से मिलता जुलता है। और ये जो चौथा जीन है वो भी मैटरनल साइड का जीन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या है जीन और एलील का कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं पूरा जो लखनऊ है वो पूरा लखनऊ क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है और जीन का लोकेशन है। इसमें बहुत सारा जीन का लोकेशन है, तो इसे हम लोग जीन लोकस भी कह सकते हैं। जीन लोकस, जीन लोकस क्या है? लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द जीन। लोकेशन ऑफ द जीन को हम लोग क्या कहेंगे? जहाँ पे जीन लोकेटेड है वो जगह का नाम क्या है? जैसे लखनऊ, लखनऊ में सारे जीन लोकेटेड है तो हम लोग लखनऊ को क्या कहेंगे? जीन लोकस कहेंगे। गांधी रोड क्या है? गांधी रोड क्या है आपको समझना है। गांधी रोड में आप देख रहे हैं पैटर्नल, जो पैटर्नल डीएनए है वो एक तरफ है और मैटरनल डीएनए है और दूसरे तरफ है। रोड के ये जो रोड है
रोड के एक तरफ पैटर्नल डीएनए है और रोड के दूसरे तरफ मैटरनल डीएनए है। तो पैटर्नल डीएनए में कुछ जीन्स है और मैटरनल डीएनए में भी कुछ जीन्स है, और पैटर्नल डीएनए का जो जीन है वो मैटरनल डीएनए का जीन से मिलता जुलता है। ये जीन इससे मिलता जुलता है, ये जीन इससे मिलता जुलता है, ये जीन इससे मिलता जुलता है और ये जीन इससे मिलता जुलता है। तो ये क्या है, एक दूसरे का एलील है। एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का एलील है। ये बात को आपको समझना है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि एलील्स आर लोकेटेड ऑन द, तो आप कहेंगे एलील्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर आपसे पूछा जाएगा, पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे एक एक करके, फिर आपको सभी बातें समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और आप उस एक एक बात को आप समझेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि एलील्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात क्लियर है आपको। एलील्स क्या है, एलील्स आर द, एलील्स को हम लोग क्या कहेंगे, जीन पैर, जीन पैर भी कहेंगे। पैटर्नल साइड से आने वाला एक जीन और मैटरनल साइड से आने वाला दूसरा जीन जो सेम ही फैक्टर को गवर्न कर रहा है, सेम ही फैक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, उसे हम लोग जीन पैर, और जीन पैर को हम लोग क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। तीसरा जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, जीन लोकस, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ जीन लोकस जो है, जीन लोकस क्या है, लोकेशन ऑफ द जीन, लोकेशन ऑफ द जीन, जीन। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, लोकेशन ऑफ द जीन। और तीसरा जो अगला जो पॉइंट है वो है एनी वन ऑफ द एलील्स is expressed out of 2। मतलब आपके अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पे मैंने बताया था जीन का जो पेयर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एक एलील आपका पैटर्नल साइड से आया हुआ है और एक एलील आपका मैटरनल साइड से आया हुआ है। तो दोनों के दोनों एलील एक्सप्रेस नहीं होंगे, मतलब दोनों के दोनों जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। इसमें से कोई एक ही जीन एक्सप्रेस होगा, कोई एक ही एलील एक्सप्रेस होगा। इसमें से दोनों के दोनों एक्सप्रेस नहीं होंगे, और जो एक्सप्रेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट एलील कहेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसे हम लोग नॉन डोमिनेंट एलील कहेंगे। तो इस बात को आपको समझना है कि इसमें से कोई एक ही एलील एक्सप्रेस होगा। जैसे दोनों एलील एक प्रोटीन को, स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन को बना रहा है, दोनों ही एलील किसी एक तरह का प्रोटीन को बना रहा है, उसमें हल्का सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उसमें से कोई एक ही एलील एक्सप्रेस होगा और कोई दूसरा एलील एक्सप्रेस नहीं होगा। आगे चल के आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना समझिए कि जो दो एलील है, आपका पैटर्नल साइड से आने वाला एक एलील है और आपका मैटरनल साइड से आने वाला एक एलील है, तो दोनों एलील में से कोई एक ही एलील क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अगर यहाँ पे इफ द, मैं पॉइंट को लिखता हूँ फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। इफ द एलील contains, if the allele contains same gene, the organism is homozygous। और if the allele contains different gene, the organism is heterozygous। हेट्रोजाइगस। तो ये दो पॉइंट को मैं अभी आपको समझाने चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप जो एलील्स देख रहे हैं, जिसे मैंने जीन पेयर कहा था, अगर ये जीन पेयर एक जैसा ही है, मतलब अगर ये जीन एक जैसा ही है, मान लीजिए कि ये जो जीन है यहाँ का पैटर्नल साइड का और ये मैटरनल साइड का जीन है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे है,
अगर ये जीन भी अगर कैपिटल टी है और ये मैटरनल साइड से आने वाला जीन भी अगर कैपिटल टी है, या फिर पैटर्नल साइड से आने वाला जीन भी अगर स्मॉल टी है और मैटरनल साइड से आने वाला जीन भी अगर स्मॉल टी है, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होमोजाइगस कहेंगे। ये सारा जो जीन है ये होमोजाइगस स्टेट में है। होमोजाइगस कहने का मतलब, होमोजाइगोस कहने का मतलब, होमो कहने का मतलब सेम। तो आप देख रहे हैं ये जीन भी कैपिटल टी है और ये जीन भी कैपिटल टी है, या फिर ये जीन भी स्मॉल टी है और या फिर ये जीन भी स्मॉल टी है, तो ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस है, होमोजाइगस। तो आप समझ रहे हैं कि होमोजाइगस का मतलब क्या होता है। होमोजाइगोस का मतलब होता है कि जो जीन पेयर है, जो एलील्स है, वो सेम है। पैटर्नल साइड से आने वाला जो जीन है वो भी कैपिटल टी होगा, मैटरनल साइड से आने वाला जीन जो होगा वो भी कैपिटल टी होगा, या फिर पैटर्नल साइड से आने वाला जीन स्मॉल टी होगा, मैटरनल साइड से आने वाला जीन भी अगर स्मॉल टी होगा, तो उस स्टेट में हम लोग कहेंगे कि ये एक होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ द एलील कॉन्टेन सेम जीन, दोनों ही कैपिटल टी अगर जीन होगा तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम लोग, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उसी तरह से दूसरा, अगर किसी इंडिविजुअल में पैटर्नल साइड से आने वाला जीन अगर कैपिटल टी है और मैटरनल साइड से आने वाला जीन अगर स्मॉल टी है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो जीन है पैटर्नल साइड से आने वाला वो कैपिटल टी है, और मैटरनल साइड से आने वाला मतलब उसके माँ की तरफ से आने वाला, हमने देखा था मैटरनल साइड से 23 क्रोमोसोम्स आता है, पैटर्नल साइड से 23 क्रोमोसोम्स आता है ह्यूमन में। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर पैटर्नल साइड से अगर जीन आया है वो थोड़ा अलग है, उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, और मैटरनल साइड से जो जीन आया है उसे हम लोग स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग हो गए, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म एक हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस, ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एक हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि होमोजाइगस किसे कहेंगे हम लोग, हेटेरोजाइगस किसे कहेंगे। हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग एलील्स को देख रहे हैं। एलील्स मतलब क्या होता है, एलील्स मतलब जीन पेयर होता है। जीन पेयर मतलब क्या होता है, जीन पेयर मतलब एक जीन जो पैटर्नल साइड से आया है और दूसरा जीन जो मैटरनल साइड से है। ये कहाँ रहता है, जो जीन पेयर रहता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे रहता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो ये सारे जीन्स कहाँ रहते हैं, वो लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ कहाँ है, लखनऊ को हम लोग जीन लोकस कहते हैं, जहाँ पे जीन लोकेटेड रहते हैं। तो एलील्स जीन लोकस पे रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। एलील्स जो रहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो एक ही जगह रहते हैं। वो एक जगह कहाँ है, वो एक जगह लखनऊ है। लखनऊ को क्या बोला था मैंने, जीन लोकस बोला था। अभी आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। तो आगे हम लोग समझते हैं ये होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस समझने के बाद अभी हम लोग समझते हैं कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील हम लोग किसे कहते हैं। डोमिनेंट एलील, अगला कॉन्सेप्ट जो है डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील का। रेसेसिव एलील हम लोग किसे कहते हैं, तो ये बात को आपको समझना है कि डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील हम लोग किसे कहते हैं। डोमिनेंट एलील हम लोग उसे कहते हैं, मान लीजिए कि अगर एक तरफ का जो जीन है, जो एलील है वो कैपिटल टी है, और दूसरा तरफ का जो एलील है वो भी कैपिटल टी है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ना तो डोमिनेंट है, दोनों एक दूसरे को ना तो सप्रेस कर रहा है। ये जो कैपिटल टी वाला जो एलील है वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस तरह का एलील को हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। और या फिर उसी इंडिविजुअल में, किसी और इंडिविजुअल में एक तरह का एलील कैपिटल टी है और दूसरा तरफ का जो एलील है, मतलब पैटर्नल साइड का एलील कैपिटल टी है और मैटरनल साइड का एलील स्मॉल टी है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैटरनल साइड का कैपिटल टी हो सकता है, पैटर्नल साइड का स्मॉल टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आप मान के चलिए। लेकिन एक साइड का क्या होना पड़ेगा, कैपिटल टी होना पड़ेगा, चाहे वो पैटर्नल साइड का हो या फिर मैटरनल साइड का हो। तो ये क्या करेगा, स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, खुद ही एक्सप्रेस होगा। तो हम लोग कहेंगे जो कैपिटल टी है वो क्या है, ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट एलील है। अगर दोनों ही कैपिटल टी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैपिटल टी क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर एक कैपिटल टी है एक तरफ का जीन और मैटरनल साइड का या फिर दूसरे पेरेंट का जीन क्या है, स्मॉल टी है,
और जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल टी सप्रेस हो जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट एलील है, क्योंकि ये खुद ही एक्सप्रेस हो रहा है और स्मॉल टी को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह का एलील को क्या कहेंगे, हम लोग डोमिनेंट एलील कहेंगे। आपको याद रखना है कि डोमिनेंट एलील दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। चाहे वो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक पेरेंट से आने वाला कैपिटल टी है, दूसरा पेरेंट से आने वाला भी क्या है, कैपिटल टी है। तो ये इंडिविजुअल कौन सा स्टेट में है, ये होमोजाइगस स्टेट में है, होमोजाइगस स्टेट में है, तो भी डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो रहा है। और इस इंडिविजुअल को आप देख रहे हैं, इस इंडिविजुअल कौन सा स्टेट में है, ये हेटेरोजाइगस स्टेट में है, हेटेरोजाइगस स्टेट में है। इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, कैपिटल टी ही एक्सप्रेस हो रहा है। तो आपको एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है इस बात को लेकर कि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस स्टेट। तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस स्टेट एज वेल एज हेटेरोजाइगस स्टेट। आप देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल ही एक सही स्टेटमेंट होगा। जब हम रेसेसिव एलील की बात करते हैं, तो रेसेसिव एलील, ये रेसेसिव एलील है, इस कंडीशन में क्या है, ये रेसेसिव एलील है, लेकिन क्या ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, ये रेसेसिव एलील है। ये यहाँ पे मैं एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ से ब्लैक एरो से मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, ये रेसेसिव एलील है। स्मॉल टी जो है रेसेसिव एलील, क्योंकि ये खुद एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा था, तो ये कब एक्सप्रेस होगा, तो रेसेसिव एलील अगर पेरेंट से आने, फादर से आने वाला जो जीन है वो भी स्मॉल टी है और मदर से आने वाला जीन जो है वो भी स्मॉल टी है, तो इस कंडीशन में ये रेसेसिव एलील एक्सप्रेस होगा। तो आप कहेंगे कि रेसेसिव एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन कौन सा स्टेट है, ये होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस स्टेट है। ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस स्टेट है। तो आप कहेंगे रेसेसिव एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस स्टेट, सॉरी ये क्या है, ये होमोजाइगस स्टेट है, दोनों एक ही है, तो ये क्या है, ये होमोजाइगस स्टेट है। तो आप कहेंगे रेसेसिव एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस स्टेट whereas dominant allele expresses itself in both homozygous as well as heterozygous state। तो अभी तक हमने जो भी जेनेटिक्स से बात को हमने पढ़ा है, समझा है, होप कि वो सारा बात आपका क्लियर है, आपको समझ में आया है। ये बेसिक फाउंडेशन बना रहे हैं हम लोग जेनेटिक्स को लेकर, और बेसिक फाउंडेशन को खत्म करने के बाद ही हम लोग जेनेटिक्स को पढ़ने जाएंगे। जब हम लोग जेनेटिक्स को पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे मैं कहूँगा ये डोमिनेंट एलील है, ये रेसेसिव एलील है। आपको पता ही नहीं होगा कि डोमिनेंट एलील किसे कहते हैं, रेसेसिव एलील किसे कहते हैं, तो आप क्या जेनेटिक्स को समझेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि जीन लोकस किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि कैरेक्टर किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि होमोजाइगस स्टेट, हेटेरोजाइगस स्टेट किसे कहते हैं, तो आप क्या जेनेटिक्स को समझेंगे। तो इसीलिए पहले हमने जेनेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझा, होमोजाइगस को, हेटेरोजाइगस को, डोमिनेंट एलील को, रेसेसिव एलील को, हेरिडिटी वेरिएशन को हमने समझा, इनहेरिटेंस को हमने समझा, बाकी के पॉइंट्स को हमने समझा, जीन किसे कहते हैं हमने समझा, जीन कहाँ लोकेटेड रहता है उससे हमने समझा, जीन लोकस को समझा, ये सब पॉइंट्स को हमने समझा। और भी बेसिक पॉइंट्स है जिसे हमें समझना है, उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो मेरा पहला जो वीडियो लेक्चर होगा जेनेटिक्स के ऊपर, वो जेनेटिक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जेनेटिक्स समझना बहुत ही ईजी होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग पॉलिनेशंस को समझेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप को समझेंगे अच्छे से। तो बेसिक फाउंडेशन बनाने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक्स को पढ़ने जाएंगे। तब तक आप ये सब चीज को रिवाइज कीजिए, समझिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, इस नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ऐड हो जाइए। वहाँ पे ग्रुप पे जाके आप अगर किसी भी तरह का इस टॉपिक पे आपको डाउट है, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। वीडियो का नोट्स भी आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, इसीलिए जरूरी है कि आप वहाँ पे दोनों ही जगह आप वहाँ पे लिंक में क्लिक करके ऐड हो जाइए।